भैया दीदी माँ को आग में से निकालो, उन्हें उई उई हो रही होगी। महेश की आंखों के सामने धू धू करके उसकी माँ की चिता जल रही है। अपनी माँ की जलती चिता को देखकर महेश का मन चीख चीख कर रोने को कर रहा है, मगर अपने तीनों बहनों की सूरत देखकर वो शांत खड़ा है। तभी रामू दुख जताते हुए कहता है, अरे बाप तो पहले ही दारू पीकर स्वर्ग सिधार गया, आज माँ भी मर गई। जाने बेचारा गरीब बच्चा अब अपनी 3 बहनों का बोझ कैसे उठाएगा। मुझे तो इसकी हालत देखकर बड़ा दुख लग रहा है, पता नहीं क्या खिलाएगा इन्हें। अरे भीख मांगने के सिवा छोड़कर और क्या करेगा, अब इतने छोटे बच्चे को कोई काम भी नहीं देगा। लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर और माँ की मौत का दुख झेलकर 12 साल के महेश का मन किसी काठ सा मजबूत हो गया था। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और कहा, ना मैं भीख मांगूंगा, ना मैं अपनी बहनों की भीख मांगने दूंगा। मैं मेहनत करके कमाऊंगा। आप लोगों मेरे दुख में आए, बड़ी मेहरबानी। अब चले जाइए। महेश समझ गया था कि इस दुनिया में हर किसी को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। महेश 6 महीने की नंदिनी को गोद में लिए अपनी बाकी 2 छोटी बहनों योगिता और प्राची के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया। तभी 5 साल की प्राची ने भूख जताई। भैया भूख लगी है, खाना चाहिए, माँ तो मर गई, अब हमको खाना बनाकर कौन खिलाएगा। अपनी गरीब बहन की बात सुनकर महेश की आंखों में आंसू की बदरा बरस गई। अरे छुटकी, तेरा भैया है, मैं बनाऊंगा खाना। फिर जैसे वो राशन के डिब्बे में देखता है तो बस थोड़े से चावल रखे होते हैं। महेश चूल्हे का धुआं सहकर गीले चावल बनाने लगा और दोनों बहनें योगिता और प्राची नंदिनी को गोद में लिए टकटकी लगाई चूल्हे की ओर देखती रहीं। तभी महेश का हाथ जल गया। माँ! क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हो? योगिता को अपने गरीब भाई से बहुत लगाव था। हाँ बहन, मैं ठीक हूँ। थोड़े से चावल में उसने बहनों को खिलाया और खुद भूखे सो गया, मगर मारी चिंता के उस गरीब भाई को नींद भी कहाँ आई। आज थोड़े चावल थे तो दिन कट गया, मगर मुझे काम ढूंढना होगा। अगले दिन महेश काम ढूंढने निकल गया और लखन से कहा, चाचा आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो वहां मुझे भी कोई काम दिला दो। अरे ना बाबा ना, तुझे काम दिलाकर मुझे जेल में चक्की नहीं पीसनी, जा भाग यहाँ से। महेश निराश होकर दिन भर तपती धूप में भटकता रहा। उसके पैरों में एक चप्पल भी नहीं थी, शरीर पर एक मैला कुचैला जगह जगह से फटा हुआ एक शर्ट। तभी वो लच्छू दास के ढाबे पर आया। मोटा ताजा शरीर और निकला हुआ पेट लिए वो कुर्सी पर पसरा था। अरे जल्दी से ये प्लेट धो, ग्राहक खाने के लिए खड़े हैं। अरे ओ पप्पू, कहाँ गया तू? तभी महेश तवाक से बोला, सेठ जी मैं सारी प्लेट धो दूंगा, काम की बहुत जरूरत है मुझे, दया करके काम दे दीजिए। इस दुनिया में एक गरीब का फायदा हर कोई उठाता है। लच्छू ने भी महेश की मजबूरी देखकर कहा, देख बच्चे, तुझे दिन भर प्लेट धोना होगा और उसके बदले मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगा। अरे आप जो देंगे मुझे मंजूर है। 50 रुपए कमाने के लिए अब दिन भर गरीब महेश ढाबे के गंदे झूठे प्लेट धोता ताकि अपनी बहनों को भरपेट खिला सके। अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी, 50 रुपए में तो पेट भी नहीं चलता। ढाबे के साथ महेश अब हर सवेरे अनाज के बोरी उतारता और पैसे जमा करके बहनों को दाखिला दिला देता है। अपनी हर तनख्वाह से वो तीनों के लिए तोहफे खरीद कर लाता और फटे कपड़ों में रह जाता। इसी तरह 18 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन, नंदिनी, प्राची, योगिता। भैया आ गए आप? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या आया हूँ। योगिता, ये तोहफा तुम्हारे लिए। शुक्रिया भैया। और ये संतरी और गुलाबी रंग का सूट प्राची और नंदिनी तुम्हारे लिए। तभी दोनों घमंड से सूट लेने से मना कर देती हैं। भैया हमें नहीं चाहिए ये गरीबों की 2 कौड़ी का सूट। पर प्राची, भैया हमारे लिए कितने प्यार से लाए हैं। योगिता दीदी, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम रख लो ये घटिया सूट। और भैया, अब आपकी बहनें बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हैं, हमें कुछ ढंग का ला कर दिया कीजिए। ये ठेली फेरी वाले कपड़े हम नहीं पहनेंगी। यू नो वॉट भैया, हमारी सहेली इतने अमीर घर से आती हैं, एक एक कपड़े लाखों के पहनती हैं। और तो और किसी की डैडी बिजनेसमैन है, किसी की सरकारी नौकरी में, और हमारा भाई आज भी ढाबे पर बर्तन मांजता है। हमें खुद में सोचकर इतनी शर्म आती है। अरे क्या जिंदगी भर औरों की गुलामी करते रहोगे? नंदिनी की इस तरह की बात से उस गरीब भाई के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और बहनों की खुशी की खातिर वो ढाबे का काम छोड़कर अब एक कॉलेज के बाहर समोसे बेचने लगता है। समोसे ले लो समोसे, खस्ता समोसे। बस भगवान, शुरुआत तो कर दी है, कृपा करना
काम जम जाए तो फिर बहनों की शादी भी करनी है। तभी कॉलेज से निकलते ही नंदिनी और प्राची अपने भाई को देखकर तिलमिला जाती हैं और घर आकर महेश को सुनाती हैं। भैया, पूरी दुनिया में आपको हमारा ही कॉलेज मिला था समोसे बेचने को। प्राची दीदी, इन्होंने तो कसम खा रखी है हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की। ये सुनकर महेश रो पड़ा। प्राची, नंदिनी, अपने गरीब भाई को माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। महेश की तीनों बहनों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। योगिता महेश के दुख दर्द को समझती थी, जबकि नंदिनी और प्राची घमंडी बर्ताव रखती थी। कुछ दिन बाद महेश ने योगिता की शादी एक गृहस्थ परिवार में कर दी। देख माँ, आज इस गरीब भाई ने एक बहन का घर बसा दिया। योगिता भी खुश थी। वहीं प्राची और नंदिनी ने कहा, भैया, आपको हमारे लिए रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपना जीवन साथी चुन लिया है। पर लड़का कौन है, क्या करता है? चिंता मत कीजिए भैया, वो योगिता दीदी के पति की तरह चपरासी नहीं जिसे आपने पसंद किया था। देखिए भैया, सारी जिंदगी तो इस गरीबी के सिवा आपने हमें कुछ दिया नहीं। कम से कम हमारी शादी ढंग से करना, क्योंकि हमारे होने वाले ससुराल वाले बहुत इज्जतदार हैं और आपकी तरह गरीब नहीं। जैसे तैसे कर्ज लेकर महेश दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। दोनों अपने आलीशान ससुराल में खुशहाल तरीके से रहने लगती हैं, मगर महेश बड़े कर्ज में आ जाता है, जिसके चलते वो दिन रात काम करता है। एक दिन दोनों अमर बहनें 5 स्टार होटल में अपनी सहेलियों के साथ आती हैं। OMG गाइस, शादी के बाद तुम दोनों की तो बात ही बदल गई है। यार, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से ऑर्डर दे दो। वेटर। जी मैडम। फिर जैसे ही दोनों अमीर बहनें गरीब भाई को वेटर के भेष में देखती हैं, तभी नीता कहती है, हे नंदिनी, इस वेटर की शक्ल तो तुम्हारे भाई से मिलती है। नो नीता, हमारा कभी कोई भाई नहीं था। ये सुनकर महेश का दिल ढहक ढहक कर रो देता है। मेरी गरीब हैसियत की वजह से आज मेरी अमीर बहनों ने मुझे भुला दिया। इस दुनिया में दौलत के आगे रिश्ते का कोई मोल नहीं है। कुछ देर बाद, अरे ओ वेटर, चल यहाँ। जी। तभी प्राची अमीरी की ऐंठ से अपने पर्स से पैसे निकालकर महेश के हाथ में थमाती है। ये लो, टिप समझ कर रख लो। दौलत के गुमान में चोर दोनों अपने गरीब भाई की बेइज्जती करके चली जाती हैं। उस दिन से महेश अमीर बनने का ठान लेता है और वक्त ऐसी करवट लेता है कि महेश कुछ ही सालों में बहुत अमीर हो जाता है और वहीं उसकी दोनों बहनें बुरे हालातों में पहुंच जाती हैं और दोनों आंखों में आंसू लिए हुए मदद मांगती हुई आती हैं। भैया, क्या बात है, मेरी अमीर बहनों को इस गरीब भाई की याद कैसे आ गई? हमारे पतियों का बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। घर द्वार सब कुछ बिक गया। आपने जो काम शुरू किया है उसके लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है। अगर वो नौकरी आप हमारे पतियों को दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरे साथ काम करने से अगर तुम्हारे पतियों की इज्जत नहीं जाती तो उन्हें भेज देना। अपने गरीब भाई का दया भरा मन देखकर दोनों का घमंड टूट जाता है और उनकी भटक भी खुल जाती है। दोनों अपने किए की माफी मांगती हैं। भैया, हम दोनों से भूल हो गई। जिस भाई के पाँव धोकर पीना था उसे पूजना था। हमने अपने उसी माता पिता समान भाई को उसके गरीब हालातों में कोसा, मगर आज आपने हमारे लिए इतना किया। थैंक यू भैया। दोनों के आंसू देखकर आखिर बीती बातों को भूलकर महेश अपनी दोनों बहनों को गले लगा लेता है और धीरे धीरे स्थितियां ठीक हो जाती हैं। हो भाग्यवान, अरे कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। अजी, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। खुशी की तो बात है लक्ष्मी। मैं जहाँ लड़का देखने गया था उन्होंने हमारी मेघा को पसंद कर लिया है। लड़का कद काठी से बड़ा ही अच्छा, घर द्वार भी अच्छा खासा है। तभी लक्ष्मी हिचकिचा कर पूछती है, अजी आपने उन्हें हमारी मेघा के रंग के बारे में तो बताया? सब बताया है लक्ष्मी, मगर अंजना जी बड़ी ही भली औरत है, उन्हें हमारी मेघा पसंद है। अरे हमारी बच्ची में कोई खोट थोड़ी है, हीरा है हीरा। अब हमारी बिटिया की डोली उठेगी। बाबूजी, पानी। तभी हरीश उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, मेघा बेटी तू खुश तो है ना? लड़के की तस्वीर भी लाया हूँ, देखेगी नहीं? तभी मेघा आलोक की तस्वीर देखकर कहती है, एकदम आप जैसे बाबूजी। दरअसल मेघा का रंग बड़ा ही सांवला था, जिस वजह से रिश्ते वाले उसे देखते ही ठुकरा कर चले जाते थे। मगर फिर से मेघा के मन में अब सपने सजने लगते हैं। अब शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। बड़ी धूमधाम से मेघा आलोक की शादी हो जाती है। तभी मेघा की आंखों में आंसू देखकर लक्ष्मी पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू खुश नहीं? खुश हूँ माँ, मगर साक्षी की बड़ी याद आ रही है। वो होती तो जूता चुराई की रस्म करती। 1 महीने की तो बात है मेघा,
तेरी बहन परीक्षा देकर बेंगलुरु से लौट आएगी। तभी अंजना मेघा को हंसाने के लिए कैमरे वाले से कहती है, कैमरामैन जल्दी फोकस करो और मेरे बहू बेटे की अच्छी तस्वीर खींचना। सर आप दोनों जरा करीब आइए। इतना ठीक है? थोड़ा और। हाँ, अब कमर पर हाथ रखिए। तभी आलोक चिढ़कर बड़बड़ाने लगता है, कमर के नाम पर अंधेर गली है, ये माने इस जैसी काली कलूटी लड़की से मेरी शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेघा अपने ससुराल आ जाती है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और साक्षी लौट आती है, पर कहीं साक्षी का लौट कर आना उसकी बहन की खुशियों भरी जिंदगी तबाह तो नहीं कर देगा। अगले दिन साक्षी के साथ मेघा के माँ बाप उससे मिलने आते हैं। तभी मेघा साक्षी के गले लग जाती है। साक्षी मेरी बहन। ओ ये तो पिकाचू की तरह चिपक रही है। अंजना जी, दामाद जी नहीं दिख रहे। ये लीजिए आलोक आ गया। आलोक को देखते ही साक्षी मन में कहती है, मेरी लंगूर जैसी बहन को ये रसभरा अंगूर कहाँ से मिल गया। टॉल, हैंडसम, स्मार्ट, ऐसा बंदा तो मैं डिजर्व करती हूँ। मुझे अपनी काली कलूटी बहन की किस्मत से जलन हो रही है। उसे इतना सुंदर पति कैसे मिल गया, इसे तो मैं अपना बना कर रहूंगी। अच्छा समधन जी, अब इजाजत दीजिए, चलो साक्षी। ओहो, अभी तो मैं आई हूँ। मैंने अपनी प्यारी दीदी से थोड़ी बातें भी नहीं की। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए ना प्लीज। अपनी गोरी बहन का एकदम से बदला हुआ बर्ताव देखकर मेघा का मन खुशी से भर जाता है। माँ, बाबूजी, छोटी को थोड़े दिन के लिए यहीं रहने दीजिए। ऐसे ही दिन बीतते हैं और साक्षी अपनी बहन के पति पर डोरे डालने लगती है। तो वहीं आलोक भी गोरी सुंदर साक्षी के प्यार में पड़ जाता है। एक साथ घूमने फिरने जाना, ये सब देखकर अंजना कहती है, मेघा बहू तेरी बहन को यहाँ आए बहुत दिन हो गए, उसे अपने घर भेज दे। मगर माँ जी देखिए ना, साक्षी यहाँ पर आकर कितनी खुश है और आलोक जी के साथ कितना घुल मिल गई है। मेरी आंखें जो देख रही हैं वो तू नहीं देख पा रही है बहू। इतने में आलोक और साक्षी गले में वरमाला डाले अंदर आते हैं। साक्षी की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर डबडबाई आंखों से मेघा कहती है, साक्षी ये सब क्या है? तभी साक्षी इतरा कर बोलती है, इनसे मिलो, ये है मेरे पति और तुम्हारे जीजा जी। ये सुनकर मेघा फूट फूट कर रोने लगती है। साक्षी तो मेरी बहन होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ओफो, ये रोना धोना मत लगाओ मेघा। मेरा दिल तुम्हारे पति पर आ गया तो क्या करूं? दिल तो दिल है। तभी मेघा डबडबाई आंखों से अपने पति की ओर देखकर कहती है, आलोक जी, आपने एक बार भी मेरी बहन से शादी करने से पहले मेरे बारे में नहीं सोचा। देखो मेघा, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ खुश नहीं था, बस मजबूरी में इस शादी का बोझ उठा रहा था। मेरी पत्नी सिर्फ साक्षी है। तभी गुस्से में अंजना अपने बेटे का गिरेबान पकड़कर कहती है, आलोक, आज तूने अपनी माँ की दी हुई परवरिश पर कालिक पोत दी है। एक औरत का सिंदूर, उसका मंगलसूत्र उसका सम्मान होता है, उसका स्वाभिमान होता है, और आज तूने बहू से उसका स्वाभिमान ही छीन लिया। आज तुझे अपना बेटा कहने से मुझे शर्म आ रही है। ओफो मम्मी जी, ये घिसे पिटे डायलॉग जरूरी है? आपने वो गाना सुना है क्या? जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है, अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले अब तेरा बेटा मेरा है, बेटा बेटा ना कर सासू। समझी सासू माँ? साक्षी अपनी बहन के सामने से आलोक का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चली जाती है और बेचारी मेघा वहीं बैठकर रोती रह जाती है। मेरी अपनी बहन ने मुझसे मेरा पति छीन लिया माँ जी। आलोक जी ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बहू, तू तो हीरा है हीरा, मगर हीरा सबकी किस्मत में नहीं होता। एक ना एक दिन तेरा पति लौटकर तेरे पास आएगा। शायद तेरे सतीत्व की परीक्षा है। दिन बीतते जाते हैं। आलोक मेघा को भुलाकर साक्षी के साथ खुश रहता है। आलोक, और कितनी देर लगाओगे? वो मूवी स्टार्ट हो जाएगी और हीरो की एंट्री मिस हो गई ना तो मैं नहीं देखूंगी। अरे मेरी प्यारी जाने मन, मुंह क्यों सुजा रही हो? चलो चलो बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तभी साक्षी अपनी बहन की ओर देखकर कहती है, सच कहूं तो मुझे तुम्हें देखकर तरस आता है। पता है मेघा, तुम ना उस खोटे सिक्के की जैसी हो जो कहीं नहीं चलता, और मेरा गोरा रंग उस हीरे के जैसा जिसे सब पाना चाहते हैं। तभी तो तुम्हारा पति मुझ पर लट्टू हो गया। ये बोलकर साक्षी चली जाती है। वहीं दुख मन से तुलसी में जल देकर मेघा टूटे मन से गाती है, मैं
मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। बहू संभाल खुद को, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तेरे मन पर क्या बीत रही है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। आलोक साक्षी की हर ख्वाहिश को पूरा करता, वहीं मेघा अपने पति के एक प्यार भरी नजर के लिए भी तरसती रहती। तभी एक दिन मेघा मंदिर में पूजा करते हुए रोती है। हे माता सीता, मेरा भाग्य इतना दुख भरा क्यों है? मेरी अपनी बहन मेरी सौतन बन गई, मेरी सिंदूर की लड़ाई अपनी बहन से है। मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? दुख मन से मेघा अपने आंसुओं से राम सीता के पांव धोने लगती है। तभी पूजा का फूल उसकी झोली में आकर गिरता है और एकदम से मेघा को उल्टी आती है। बहू तो ठीक तो है? पता नहीं माँ जी कच्चा सा हो रहा है। ये सुनकर अंजना खुशी भरे आंसुओं से कहती है, तेरे राम सीता ने तेरी सुन ली बहू, तेरे टूटे रिश्ते को जोड़ने वाला इस दुनिया में आने वाला है। तभी साक्षी ये सुन लेती है और बौखलाकर आलोक से पूछती है, आलोक ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने कभी मेरी बहन को छुआ ही नहीं। तो यही सच है साक्षी, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है, ये मेरा बच्चा नहीं है। बस कीजिए, और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब तक तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, मगर अपने बच्चे के लिए एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। तभी रोते हुए साक्षी आलोक से कहती है, आलोक मेरी कसम खाकर यही बात कह दो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं। तभी एकदम से हाथ हटाते हुए आलोक कहता है, ये मेरा बच्चा है। तभी साक्षी आलोक का गिरेबान पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहती है, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने मेरे साथ? जवाब दो। मैं बह गया था साक्षी, मुझे हमेशा से सुंदर बीवी चाहिए थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो क्या सही था क्या गलत समझ ही नहीं आया। आज समझ में आया कि जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। मैं जानती हूं मैंने जो पाप किया है वह माफी के काबिल नहीं, मगर अपनी छोटी बहन को माफ कर दो। साक्षी मेरी बहन। मेघा उसे गले लगा लेती है और अपनी बहन को माफ कर देती है, जिसके बाद साक्षी अपनी बहन और उसके पति की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है।